हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल में डिस्कस करेंगे कि ऑल इंडिया रैंक है एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर आपको क्या मिलेगी। हम यहाँ पर इसी टॉपिक के अंदर चर्चा कर रहे थे प्रीवियस 2 वीडियो से। तो यहाँ पर आपको इस चैनल पे अगर नए हो तो आपको यहाँ पर पता नहीं होगा, तो आपके लिए ब्रीफ ओवरव्यू बता देते हैं कि यहाँ पर जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर 2 की जो आंसर की हमें देखने को मिली थी, उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर आपके लिए एक रैंक सिस्टम डेवलप किया था, जिसके अंदर आपकी ऑल इंडिया एक्सपेक्टेड रैंक है वो कितनी आपको देखने को मिल सकती है। वो हमने एक मॉड्यूल तैयार किया था जिसके अंदर है आप अपना रोल नंबर डालते हो और आपका यहाँ पर आपका पूरा एग्जाम का जो प्रोसेस है उसके अंदर आपके कितने मार्क्स हैं, कितने यहाँ पर रैंक है, वो आपको देखने को मिल जाती है। उसकी अगर हम यूजेबिलिटी की बात करें तो उसका एडवांटेज है वो आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है उसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर कैटेगरी वाइज रैंक है वो लगी है, वो कब तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पर आपको लिए बता दें कि कैटेगरी वाइज रैंक है वो यहाँ पर कंप्लीट तैयार हो गई है। बस उसकी यहाँ पर ऑथेंटिसिटी के लिए यहाँ पर उसको 3 प्रोसेस हैं, चेकिंग के प्रोसेस हैं, उनसे तीनों से गुजरना बाकी है। वो तीनों प्रोसेस है 1 से 2 दिन के अंदर है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, डेटा वेरीफाई हो जाएगा कि डेटा में कोई डिस्क्रिपेंसी है नहीं है, तो यहाँ पर आपको मॉड्यूल है वो साइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप फिर अपने उसको एक्सेस कर सकते हो कैटेगरी वाइज रैंक को। अब बात करते हैं कि यहाँ पर रो मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो तैयार किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन है वो किस तरह से बिहेव करता है, तो यहाँ पर हम उसकी की चर्चा करेंगे। नॉर्मलाइजेशन के पूरा जो फॉर्मूला है उसको समझेंगे कि यहाँ पर एसएससी के द्वारा ही बताया गया फॉर्मूला है कि नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे प्ले करेगा, किस फॉर्मूले के तहत यहाँ पर एसएससी है वो नॉर्मलाइजेशन करेगी। अब यहाँ पर उसके साथ में ही बात करेंगे यहाँ पर जो वेबसाइट के ऊपर है जो हमने नॉर्मलाइजेशन लगाया है वो एसएससी के देखते हुए लगाया या फिर कोई दूसरा फॉर्मूला यूज किया है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन है कितना करेक्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एसएससी के और हमारा जो नॉर्मलाइजेशन है उसके अंदर कितना बेनिफिट है, डिफरेंस है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस बात की हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर अभी तक आपने अपनी रैंक है वो नहीं देखी है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, हमारी learningera.co.in वेबसाइट का। वहाँ पे जाके अपनी रैंक है वो चेक कर सकते हो। अपना रोल नंबर ही खाली वहाँ पर आपको डालना है, कोई लिंक वगैरह डालने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जैसे ही यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन के जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो वेबसाइट का होम पेज है वो किस इस टाइप से देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये वेरीफाई करना है यूआरएल, क्योंकि यहाँ पर आपको यूआरएल इसलिए वेरीफाई करना है कि यहाँ पर ऑथेंटिक वेबसाइट ही आप विजिट करें। learningera.co.in वेबसाइट है, यहाँ पर आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर जो आपका मेन सेक्शन रहने वाला है ये वाला एसएससी सीजीएल 2024 रिजल्ट, इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये चेक योर रिजल्ट का बटन। इस बटन के ऊपर है आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास एक और पेज है वो खुल जाएगा जिसके अंदर आपको अपने रोल नंबर डालने हैं और वहाँ से आपका रिजल्ट है वो आपको शो होने लग जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास डेटा कितना है। तो यहाँ पर डेटा की बात करें तो यहाँ पर हमने पहले से लिख रखा है कि हमारे पास अबव 1.5 लाख कैंडिडेट्स का डेटा है। तो हमारे पास 1.5 लाख कैंडिडेट्स का जो डेटा है वो पहुंचा है वाया सिमुलेशन। तो हमारे पास पूरा 100% कैंडिडेट्स का डेटा है यहाँ पर नहीं था, हमने उस 100% कैंडिडेट्स का डेटा को यहाँ पर जनरेट किया है। कुछ डेटा सेट हमारे पास पहले से थे उसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पर डेटा सेट के अकॉर्डिंग है डेटा को जनरेट किया है। 1.5 लाख का डेटा यहाँ पर पहुंचा है। तो यहाँ पर डेटा को जनरेट करने के लिए यहाँ पर हमने ओपन सोर्स लैंग्वेज मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसको लिया है। तो उसको यहाँ पर हमने कस्टम ट्रेनिंग करी है। तो उसकी कस्टम ट्रेनिंग हमने मशीन लर्निंग के थ्रू यहाँ पर उसका कस्टम ट्रेनिंग की है डेटा सेट के थ्रू। यहाँ पर फिर डेटा सेट के थ्रू उसने यहाँ पर डेटा जनरेट किया है। उसकी डेटा जनरेशन की यहाँ पर जिस जिस डेटा के अंदर है 95% प्लस में एक्यूरेसी है वो हमें देखने को मिली, हमने उसी डेटा को कंसिडर किया है। बाकी के जो 5% डेटा है वो उसको यहाँ पर हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर उनकी रैंकिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप उन कैंडिडेट्स में हो जिनका डेटा है यहाँ पर जनरेट नहीं हो चुका है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के थ्रू, तो उनका ये होगा कि आपका डेटा नॉट फाउंड है वो देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने डेटा है वो जनरेट किया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी एक्यूरेसी है वो आपको 95% में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि 5% एक्यूरेसी है वो हम यहाँ पर इस वजह से भी यहाँ पर मान सकते हैं कि रैंकिंग है वो और भी कई फैक्टर्स हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करती है। वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर है आपको कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर रैंकिंग के ऊपर है वो आपको डिपेंड करेंगे। यहाँ पर मार्क्स और के साथ में यहाँ पर डायरेक्ट रैंकिंग होने के बाद में भी जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा उसके अंदर आपको रैंकिंग के अंदर है थोड़ा चेंजमेंट है वो देखने को मिलेगा। वो इस वजह से देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको फैक्टर्स को हम यहाँ पर 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पर जो टाइपिंग के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो फेल होंगे
तो उनकी यहाँ पर रैंकिंग है वो शामिल नहीं की जाएगी। तो वो हमें अभी तक पता नहीं कि कौन स्टूडेंट है वो टाइपिंग में फेल होगा, कौन टाइपिंग में पास होगा। तो वो भी यहाँ पर रैंकिंग के ऊपर है, वो आपको थोड़ा इफेक्ट है देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर एज फैक्टर का भी आपको देखने को मिलेगा और कैटेगरी जंप का। कैटेगरी जंप का और एज फैक्टर का ये है कि जैसे मान लो कि कोई ओबीसी वाला कैंडिडेट है, ओबीसी वाला कैंडिडेट है, अगर उसके हायर मार्क्स हैं तो वो क्या होगा कि यूआर के अंदर है जंप कर जाएगा। तो यूआर के अंदर जंप कर जाएगा तो ओबीसी की सीट है वो खाली हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर कैटेगरी जंप का देखने को मिलेगा। साथ में अगर हम एज फैक्टर की बात करें तो कुछ पोस्टें हैं जिनके लिए अपर एज लिमिट्स 27 है, कुछ के लिए यहाँ पर 30 है। तो यहाँ पर जो इस अंडर 30 और 27 के बीच में है तो उसका ये जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर नीचे वाली पोस्ट है वो तो मिल नहीं पाएगी, उनको ऊपर वाली पोस्ट ही देखने को मिलेगी। तो इस वजह से भी यहाँ पर एज फैक्टर है वो कंसिडर किया जाएगा। साथ में और रहेगा यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का। ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर हायर पोस्ट के लिए भी फाइट करते हैं। तो जो हायर पोस्ट के लिए फाइट करेंगे वो क्या होगा कि लोअर पोस्ट है वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोअर पोस्ट अगर वो स्किप करेंगे तो भी यहाँ पर आपको रैंकिंग के अंदर है थोड़ा फैक्टर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में अगर बात करें तो कुछ लोग हैं वो स्किप पोस्ट भी यहाँ पर आपको करेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को भी स्किप है करेंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा फैक्टर है इसके अंदर भी कंसिडर किया जा सकता है। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो नेक्स्ट फैक्टर है वो आपका होने वाला है सीपीटी के अंदर हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड का। क्योंकि सीपीटी के अंदर एक तो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो तो यहाँ पर सभी के लिए सेट किया गया है। कुछ पोस्टें हैं जिनके लिए आपको हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो क्वालिफाई करना पड़ता है, अदरवाइज उन पोस्टों के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। तो इस वजह से इन दोनों के जो मार्क्स हैं, जैसे कि 18 मार्क्स है यूआर का और 27 मार्क्स भी है यूआर का दूसरे वाली पोस्ट का हायर क्वालिफाइंग का, तो इसके बीच में जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर सीपीटी हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड वाली जो पोस्टें हैं उनको नहीं ले सकते, तो उनके लिए यहाँ पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये फैक्टर भी आपको यहाँ पर रैंकिंग के अंदर इफेक्ट डालता हुआ देखने को नजर मिलेगा, जब यहाँ पर एसएससी की तरफ से फाइनल रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं टाई ब्रेकर की। तो टाई ब्रेकर है, टाई ब्रेकर के अंदर है वो अभी हमने यहाँ पर यूज नहीं किया था। तो उसके अंदर हमने यहाँ पर ये कर दिया था कि जैसे कि दो लोगों के सेम मार्क्स हैं तो उनको यहाँ पर सेम ही रैंक है वो अलॉट कर दी गई थी। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में टाई ब्रेकर का यूज किया जाता है कि अगर दो लोगों के सेम मार्क्स हैं तो फिर उनका यहाँ पर सेक्शन 1 है उसके अंदर देखा जाता है कि कौन से को हायर है, जिसके हायर है उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है। फिर यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर देखा जाता है कि कौन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओल्डर है तो उसको प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद में भी अगर टाई ब्रेकर रिजोल्व नहीं होता है तो यहाँ पर फिर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग है दिया जाता है कि सबसे पहले ए वाले को, फिर बी वाले को, फिर सी वाले को यहाँ पर प्रेफरेंस है वो दी जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा इफेक्ट है वो आपको टाई ब्रेकर के अंदर भी देखने को मिलेगा, पर टाई ब्रेकर के अंदर है वो कोई ज़्यादा इफेक्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सभी प्रोसेस को यहाँ पर हमने डेटा साइंस के थ्रू है अप्लाई किया था। डेटा साइंस के थ्रू ही यहाँ पर हमने डेटा को सिमुलेट किया था। तो यहाँ पर डेटा साइंस के थ्रू हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स का डेटा है वो यहाँ पर सिमुलेट कर लिया। थोड़े बहुत है वो बचे हुए हैं जिनका यहाँ पर एक्यूरेसी है वो डाउन हो रही थी, इसलिए हमने उनको इग्नोर मार दिया है। बाकी यहाँ पर आपको एक्यूरेसी की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्यूरेसी है आपको यहाँ पर 95% में ही एक्यूरेसी है वो देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर चेक एसएससी सीजीएल 2024 रिजल्ट पेज है ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको ये बॉक्स मिल रहा होगा जहाँ पर आपको इंटर योर रोल नंबर है, आपको अपने रोल नंबर है डिजिट के अंदर है इंटर करने हैं और इसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट का बटन है वो दबाना है। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाओगे तो आपको यहाँ पर आपका रिजल्ट है वो शो हो जाएगा। तो अगर आपने सही से रोल नंबर डाला है तो आपका यहाँ पर आपका नेम, रोल नंबर है वो सब दिख जाएगा, कैटेगरी भी दिख जाएगी। जैसे इस यहाँ पर कैंडिडेट के अंदर देख सकते हो कैटेगरी 1 है यूआर है, कैटेगरी और 2 और 3 में डैश लगा हुआ, तो मतलब ये उसके लिए एलिजिबल नहीं था। अगर यहीं पर अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले होते तो उसका OH VH है जो भी होता है यहाँ पर आपको रेस्पेक्टिवली देखने को मिल जाता। यहाँ पर अगर हम मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, यहाँ पर टोटल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन है हमने सेक्शन वाइज ही अप्लाई किया, जैसे सेक्शन 1 के मार्क्स निकाले, सेक्शन 2 के मार्क्स निकाले और सेक्शन 3 के भी यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेट किए हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है सेक्शन वाइज ही कैलकुलेट होता है एसएससी के अंदर। उसका प्रूफ भी हम यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है जल्दी दिखाएंगे। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है वो आपको यहाँ पर इस टाइप से रोल प्ले करते हुआ देखने को मिल जाएगा, नॉर्मलाइजेशन के अंदर है। वहीं पर अगर हम नीचे रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर रो मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंकिंग है, बोनस मार्क्स के और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंकिंग है। 3 टाइप की रैंकिंग है वो आपको अभी तक देखने को मिल रही है। चौथी टाइप की रैंकिंग की अगर बात करें तो चौथी टाइप की जो रैंकिंग है वो कैटेगरी वाइज रैंकिंग होने वाली है। वो ऑलमोस्ट लगभग तैयार है, 1 से 2 दिन के अंदर है। उसको वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका वेरिफिकेशन पहले से जरूरी, कहीं पर उसके अंदर कुछ मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में ही आपको यहाँ पर शो किया जाएगा।
वहीं पर अगर हम कुछ और कैंडिडेट्स की बात करें जिनका डेटा है वो सिमुलेट नहीं हो सका था लार्ज लैंग्वेज मॉडल के थ्रू, तो उनके अंदर है वो आपको इस टाइप से डेटा है वो देखने को मिल जाएगा कि डेटा नॉट फाउंड है। सब जगह है आपको यहाँ पर ये कि वर्ड है देखने को मिलेगा डेटा नॉट फाउंड। तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर हमने आपको ऊपर की साइड में एक बॉक्स और दिखेगा सबमिट योर आंसर की, तो उसके अंदर है वो आपको यहाँ पर आंसर की है वो अपनी सबमिट करनी है। अगर आप वो रोल नंबर वाले रेस्पेक्टिव कैंडिडेट हो तो अपनी आंसर की वो सबमिट कर सकते हो। फिर हम उस डेटा को यहाँ पर मैनुअली उसके अंदर डेटाबेस के अंदर है इंटीग्रेट कर देंगे, तो उससे आपकी भी रैंक है वो आपको दिख जाएगी, आप डेटाबेस के अंदर है इंक्लूड हो जाओगे। तो आप अपनी आंसर की है हमें भेज सकते हो अगर आप डेटा नोट फाउंड वाले कैंडिडेट्स में से हो तो। अब बात करते हैं यहाँ पर जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे क्या रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए हम यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2022 के एक कैंडिडेट हैं जिनकी यहाँ पर जो रिजल्ट का रिपोर्ट कार्ड है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो टायर 2 एग्जाम हुआ था एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर है, इसके अंदर आप देख सकते हो मैथ के अंदर है रो मार्क्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर रीजनिंग के अंदर रो मार्क्स हैं, पेपर 1 के अंदर है आप देख सकते हो सेक्शन 1 के अंदर है टोटल रो मार्क्स है 156, और पेपर 1 के अंदर है आप देख सकते हो कि सेक्शन 1 है इसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं देख सकते हो कि 156 से बढ़कर 161 हो गए हैं। वहीं पर अगर हम इसके इंग्लिश के देखें तो 115 हैं 22 हैं, और यहाँ पर 138 हैं, इसके यहाँ पर आपको 138 मार्क्स हैं इंग्लिश और के जीके के अंदर है आपको देखने को मिल रहे हैं दोनों के मिला के सेक्शन 2 के अंदर। वहीं पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 137.9 है नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को मिल रहा है। तो इससे एक बात तो ये कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एसएससी के अंदर अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो एसएससी के अंदर नॉर्मलाइजेशन है वो सेक्शन वाइज ही होता है। तो यहाँ पर सेक्शन वाइज ही नॉर्मलाइजेशन होगा, ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, वैल्यू ओनली सेक्शन वाइज की ही होने वाली है क्योंकि एसएससी सेक्शन वाइज ही नॉर्मलाइजेशन है वो प्रीफर करती है। वहीं पर हम सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन प्रीफर करती तो यहाँ पर एक सेक्शन वाइज है वो एक अलग इंटिटी बन जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सेक्शन के 1 के अंदर है तो यहाँ पर 156 से 161 है, इसको यहाँ पर 7 नंबर का यहाँ पर बोनस देखने को मिल रहा है नॉर्मलाइजेशन के अंदर बेनिफिट। वहीं पर जो सेकंड सेक्शन है इसके अंदर आप देख सकते हो 138 से लेके यहाँ पर इसके मार्क्स हैं 137.91, हम थोड़े ही मार्क्स डिक्रीज हुए हैं पर यहाँ पर डिक्रीज तो हुए हैं। तो इससे आप ये बात भी कंफर्म कर सकते हो कि एक ही कैंडिडेट्स के यहाँ पर आपको मार्क्स है वो डिक्रीज और इंक्रीज है देखने को मिल जाते हैं, एक सेक्शन के अंदर इंक्रीज दूसरे के अंदर है डिक्रीज। वहीं पर अगर हम इसके अगर टोटल रो मार्क्स की बात करें तो टोटल रो मार्क्स है वो आपको देखने को मिलेंगे सेम। एक और दूसरा कैंडिडेट भी देख सकते हो कि यहाँ पर जिसके हैं सेम रोल नंबर है के अंदर है आप देखोगे कि सेम मार्क्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर 156 की जगह अगर मान लो कि यहाँ पर इसके 10 मार्क्स कम हो गए 146 हो गए, और यहाँ पर 138 की जगह हो गए 148, तो इनका जो ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन आएगा तो यहाँ पर इस कैंडिडेट्स का है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है वो बेनिफिट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि इस कैंडिडेट्स के अंदर है नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट है वो आपको कम देखने को मिलेगा। वो हम यहाँ पर वीडियो के लास्ट में समझेंगे कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का कर्व है वो किस टाइप से रोल प्ले करता है, तो उसके अंदर है वो आपको एक पूरा कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे वर्क करता है। वीडियो को एंड तक देखना कि यहाँ पर आपको इसके बाद में नॉर्मलाइजेशन के अंदर है कभी भी कुछ डाउट नहीं होगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको वीडियो है वो पूरा कंफर्म हो जाएगा। वहीं पर अगर हम सेक्शन 3 के अंदर बात करें तो सेक्शन 3 है जो कंप्यूटर वाला है, इसके अंदर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं होता। इसके अंदर भी नॉर्मलाइजेशन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 33 मार्क्स है इसके रो थे, और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर है इसके मार्क्स है 33.78 है। भले ही यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है वो कम हुआ हो पर नॉर्मलाइजेशन होता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला एसएससी यूज करती है वो हमें किस टाइप से देखने को मिलता है। यहाँ पर एसएससी के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है वो एसएससी ने खुद ही अपने नोटिस में लिखा था कि नॉर्मलाइजेशन का ये वाला फॉर्मूला है वो यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। तो इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर हम सबसे पहले अगर इस टर्म को देखें तो ये जो टर्म है एमजीटी वाली टर्म है, इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ये लिखा हुआ है। तो इसके अंदर ये है कि यहाँ पर जो टॉप 1% कैंडिडेट हैं ओवरऑल कैंडिडेट्स में से टॉप 1% कैंडिडेट हैं वो निकाले जाएंगे, फिर उनका एवरेज मार्क्स है वो लिया जाएगा तो उसकी वैल्यू होगी एमजीटी। तो मतलब यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर रख दी जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं ये एमजीक्यू ये सेकेंड टर्म की। तो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है सेकेंड टर्म के अंदर क्या होगा कि सेकेंड टर्म के अंदर है ये रहेगा सम ऑफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा। सभी कैंडिडेट्स का यहाँ पर आपको सभी शिफ्ट होगी मतलब सभी कैंडिडेट हो गए, तो सभी शिफ्ट कैंडिडेट्स के अंदर है
कितना मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसका जो एडिशन होगा उसकी वैल्यू ये रहेगी। तो जिसकी वैल्यू है यहाँ पर आपको ये इस लाइन के अंदर है देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू जो निकल के आएगी वो यहाँ पर रख दी जाएगी। तो ये ऊपर वाली टर्म है वो सोल्व होगी न्यूमरेटर वाली। अब डिनोमिनेटर वाली की यहाँ पर बात करते हैं MTI की। तो यहाँ पर MTI की इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर भी ये सेम ही है। यहाँ पर टॉप 1% कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो टॉप 1% कैंडिडेट्स का एवरेज तो लिया जा रहा है, पर यहाँ पर जो टॉप 1% कैंडिडेट हैं वो ith शिफ्ट के हैं। मतलब जिस शिफ्ट का जो कैंडिडेट है उसी शिफ्ट के टॉप 1% कैंडिडेट्स का एवरेज है, उसी की वैल्यू है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी MTI। तो मतलब जो ये MTI वैल्यू है ये यहाँ पर शिफ्ट वाइज है वो चेंज हो जाएगी। और जबकि ये जो ऊपर वाली जो दोनों वैल्यू हैं ये कभी भी यहाँ पर शिफ्ट वाइज है वो चेंज नहीं होगी। ये एक पूरे एग्जाम प्रोसेस के लिए एक ही होने वाली है, क्योंकि एवरेज मार्क्स है वो भी यहाँ पर आपको टॉप 1% कैंडिडेट्स का सेम ही होगा सभी के लिए। और यहाँ पर जो सम ऑफ मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी एक पूरा डेटा सेट कंप्लीट होने के बाद में फिक्स हो जाएगा, उतना ही आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं MIQ की, नेक्स्ट टर्म की। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर MIQ, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि सम ऑफ मीन मार्क्स है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, पर ये किसका है, टोटल का नहीं है। ये जिस कैंडिडेट्स का जो शिफ्ट है उसी शिफ्ट का है यहाँ पर। तो ये भी यहाँ पर आपको शिफ्ट वाइज ही डेटा मिलेगा। तो मतलब जो ऊपर वाली जो दोनों टर्म है वो तो पूरे एग्जाम प्रोसेस के लिए फिक्स होने वाली है। ये टर्म है और ये टर्म है, ये दोनों टर्म है वो शिफ्ट वाइज फिक्स होंगी। मतलब एक शिफ्ट के लिए फिक्स टर्म होगी, दूसरी शिफ्ट के लिए फिक्स टर्म होगी, तीसरी शिफ्ट के लिए भी यहाँ पर आपको फिक्स टर्म है वो देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं MIJ की, इसकी। तो यहाँ पर MIJ है ये एक्चुअल मार्क्स है। तो मतलब जो कैंडिडेट है, जो भी शिफ्ट का कैंडिडेट है जिसके हम नॉर्मलाइज मार्क्स कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके रो मार्क्स है वो आपको यहाँ पर रख लें फॉर्मूले के अंदर। फिर अगर हम इसके अंदर से माइनस देखें तो यहाँ पर कौन सी टर्म हो रही है, MIQ के अंदर है। हम यहाँ पर देखें तो MIQ यहाँ पर भी ये सेम ही टर्म थी। तो मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग है वो आपको यहाँ पर सेम ही देखने को मिलेगा। तो मतलब ये क्या है कि यहाँ पर सम ऑफ द मीन मार्क्स और स्टैंडर्ड डेविएशन है ith शिफ्ट का। तो मतलब ये भी आपको यहाँ पर शिफ्ट वाइज है फिक्स टर्म होगी। तो इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे लास्ट टर्म की बात करते हैं कि जो कि एडिशन है MGMQ का। तो यहाँ पर जो ये एडिशन है इसके अंदर क्या हुआ कि ये सम ऑफ द मीन और मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन मार्क्स है दोनों का एडिशन है, पर कौन सी शिफ्ट के मीन मार्क्स और स्टैंडर्ड डेविएशन का एडिशन होगा, जिसका यहाँ पर मैक्सिमम देखने को मिलेगा। मैक्सिमम मीन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन है जिस शिफ्ट का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उसी शिफ्ट के अंदर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो ये देखो कि ये टर्म है, ये टर्म कौन सी कि ऑल कैंडिडेट्स का यहाँ पर मीन प्लस में स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ith शिफ्ट का मीन प्लस में स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या है, ये है मैक्सिमम जिस भी शिफ्ट का यहाँ पर आपको मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब ये टर्म पूरे एग्जाम के लिए फिक्स, ये वाली भी एग्जाम के लिए फिक्स, ये भी एग्जाम के लिए फिक्स, और ये वाली जो टर्म है वो शिफ्ट वाइज फिक्स, ये भी शिफ्ट वाइज फिक्स, ये भी यहाँ पर आपको शिफ्ट वाइज ही यहाँ पर फिक्स है वो आपको देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर वेरी करेगा कैंडिडेट टू कैंडिडेट है वो यहाँ पर कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं वो यहाँ पर वेरी करेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो प्ले होता है। तो यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग है वो मार्क्स दिए जाते हैं। हमने भी यही अप्लाई किया है और SSC ने भी यही अप्लाई करती है, क्योंकि SSC ने अपने नोटिस में खुद ही कहा है कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है यहाँ पर ये अप्लाई करने वाले हैं। तो इसका हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर ओवरऑल प्रोस्पेक्ट से अगर व्यू से हम देखें तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है वो किस टाइप से रोल प्ले करता है, ये तो फॉर्मूले के अंदर बात होगी। तो यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट्स का नॉर्मलाइजेशन है वो मैनुअली नहीं किया जाता, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। जो कैलकुलेशन आती वही यहाँ पर सिस्टम है वो अपने आप यहाँ पर करता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा है नॉर्मलाइजेशन को यहाँ पर एक कर्व के थ्रू समझते हैं, ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो ग्राफ के थ्रू अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स है यहाँ पर आप हाई टू लो यहाँ पर मान सकते हो कि यहाँ पर ये हाई मार्क्स हो गए और ये लो मार्क्स हो गए। मतलब हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दोनों ग्राफ के अंदर है, ये हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है। ये जो नीचे वाला ग्राफ है वो यहाँ पर आपको शो करेगा ये यहाँ पर आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट को। तो मतलब हार्डेस्ट शिफ्ट के अंदर है नॉर्मलाइजेशन है वो किस टाइप से रोल प्ले करेगा। तो हार्डेस्ट शिफ्ट में ये होगा कि जो टॉपर है उसको यहाँ पर सबसे कम बेनिफिट है वो आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन के अंदर है सबसे कम मार्क्स है वो टॉपर के इंक्रीज होंगे। जैसे जैसे आप यहाँ पर मार्क्स से डिक्रीज करते जाओगे यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो आपको सबसे जो लो कैंडिडेट है उसके यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो आपको इंक्रीमेंट है वो देखने को मिलेंगे।
तो वो इस टाइप से रोल है वो प्ले करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये वाला कैंडिडेट है, ये जो हाई मार्क्स ले आया ये वाला कैंडिडेट, और यहाँ पर ये वाला कैंडिडेट है जिसके लो मार्क्स हैं, तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद इस कैंडिडेट को बीट कर देगा। कोई भी कैंडिडेट है अपने आगे वाले कैंडिडेट्स को है वो कभी भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में बीट नहीं करता है। तो मतलब ये नहीं कि यहाँ पर एक कैंडिडेट है जिसके 170 रो मार्क्स हैं, उसी शिफ्ट के अंदर है दूसरा कैंडिडेट है 168 मार्क्स हैं, तो हाँ माना कि इसके 170 से मार्क्स है वो इंक्रीज होकर 171 हो गए, यहाँ पर इसके मार्क्स हैं हो सकता है कि 170.5 तक हो सकते हैं, पर इससे तो हमेशा नीचे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यह नॉर्मलाइजेशन है कुछ इस टाइप से रोल प्ले करता है। वहीं पर अगर हम ईजियर शिफ्ट के अंदर बात करें तो ईजियर शिफ्ट के अंदर है वो नॉर्मलाइजेशन है कुछ इस लेवल से बात करता है। यहाँ पर ये मार्क्स है कि आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है मान सकते हो। यहाँ पर हाईएस्ट के अंदर बात करें तो ये रहेगा। यहाँ पर अगर हाईएस्ट मार्क्स है यहाँ पर मान सकते हो कि 2 है 1 है, ये 0 है -1 है -2 है, वो आप इस टाइप से ग्राफ है एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पर ईजे शिफ्ट के अंदर क्या होगा कि जो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर टॉपर को अंदर है वो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर टॉपर के अंदर है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा कि ग्राफ का कर्व है जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मार्क्स वाइज है तो यहाँ पर आपको ग्राफ का कर्व है थोड़ा सा डाउन साइड में देखने को मिलेगा। तो मतलब टॉपर से जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मार्क्स का इंक्रीमेंट है, जैसे 1 मार्क्स का मिल गया यहाँ पर 0.5 का मिल गया। तो यहाँ पर जैसे जैसे थोड़ा सा आओगे तो एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा जिसके अंदर है कोई भी नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर जैसे जैसे और आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के यहाँ पर नेगेटिव में भी देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। वहीं पर अगर हम इसी ग्राफ के रेस्पेक्ट में अगर हम एग्जाम प्रोसेस के अंदर अगर हम CGL 2024 की बात करें तो CGL 2024 के अंदर है तो यहाँ पर 2 सेक्शन रहते हैं, सेक्शन 1 है सेक्शन 2 है। तो जो सेक्शन 1 है यहाँ पर सेक्शन 1 की बात करें तो जो सेक्शन 1 है वो 18 तारीख की शिफ्ट वाला जो सेक्शन 1 है वो यहाँ पर हार्डर साइड में है। तो यहाँ पर जो अगर हम सेक्शन 1 के अंदर अगर 20 शिफ्ट की बात करें तो वो यहाँ पर ईजियर साइड में है, ये वाला हो गया हार्डर साइड में। अब यहाँ पर अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 के अंदर जो 18 तारीख वाला है वो है ईजियर साइड में, और यहाँ पर जो सेक्शन 2 है जिसके अंदर 20 तारीख वाला है वो है हार्डर साइड में। तो यहाँ पर ये ग्राफ का रोल है वो ईजियर और हार्डर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर बात करें तो नॉर्मलाइजेशन है यहाँ पर हो सकता है कि आपके यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो टोटल ओवरऑल मार्क्स हैं वो आपको सेम ही देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर आपको रो मार्क्स है वो तो सेम है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर है वो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी सेक्शन वाइज जो नॉर्मलाइजेशन है उसके अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि जिसके अंदर उसके मार्क्स एक सेक्शन के अंदर कम हो रहे हो दूसरे सेक्शन के अंदर बढ़ रहे हो, और वहीं पर दूसरा कैंडिडेट ऐसा हो कि जिसके अंदर मार्क्स सेक्शन के अंदर कम हो रहे थे उसके अंदर उसने अच्छा स्कोर कर लिया हो तो उसके मार्क्स से तो थोड़ा सा 0.1 है वो इंक्रीज हो गए, और जिसके अंदर जो इसका हार्डेस्ट सेक्शन था उसके अंदर उसने अगर थोड़ा कम स्कोर किया तो उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट है वो उसके अंदर उसको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन है वो इसी टाइप से रोल प्ले करता है, यहाँ पर कोई भी कस्टम नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं किया जाता है। हमने यहाँ पर जो अप्लाई किया नॉर्मलाइजेशन के अंदर वो वही फॉर्मूला अप्लाई किया है जो कि SSC यहाँ पर देखने को मिलती है। और हमने यहाँ पर स्लाइड के अंदर भी देखा था कि 2022 के अंदर भी SSC ने जब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया था तो नॉर्मलाइजेशन है वो इसी टाइप से रोल प्ले करता हुआ मिला था। तो हमने SSC के प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड भी देखे, उसके अंदर भी ग्राफ का यही कर्व है वो आपको देखने को मिलेगा। और भी जो वेबसाइट्स हैं बड़ी बड़ी वेबसाइट है जो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करती हैं उसके अंदर भी ग्राफ के अंदर है वो सेम ही डेटा के अंदर है आपको ग्राफ का कर्व है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसी टाइप से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है वो प्ले करता है। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.